साल था 1440। जगह स्कॉटलैंड का अभेद्य एडिनबरा कासल। उस वक्त स्कॉटलैंड की गद्दी पर बैठा था महज 10 साल का राजा किंग जेम्स II। राजा के करीबियों और दरबारियों ने देश के सबसे ताकतवर खानदान के 16 साल के वारिस विलियम डगलस और उसके छोटे भाई को शाही दावत पर बुलाया था। दरअसल डगलस खानदान का रसूख और उनकी दौलत इतनी बढ़ गई थी कि राजा के संरक्षकों को डर सताने लगा था कि यह लड़का किसी भी दिन गद्दी पलट सकता है। इसलिए इस खतरे को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने की मंशा से दोस्ती की इस दावत का जाल बिछाया गया। महल के सबसे आलीशान डाइनिंग हॉल में जश्न का माहौल था। लंबी सी मेज पर उस दौर के सबसे लजीज पकवान सजे थे। रोस्ट किया हुआ तीतर, गर्मा गर्म मीट पाए, मसालों में पकाया गया सुअर का गोश्त और चांदी के बड़े बड़े प्यालों में छलकती हुई अंगूरी वाइन। बैकग्राउंड में ल्यूट और बांसुरी की बहुत ही मीठी और सुरीली धुन बज रही थी। दोनों भाई आराम से मजे लेकर खाना खा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन तभी माहौल अचानक से बदल गया। बांसुरी की वो मीठी धुन एकदम से रुक गई। पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और फिर शुरू हुई एक भारी, मनहूस और खौफनाक ड्रम की आवाज। डम डम डम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौत का दरवाजा खटखटा रहा हो। उसी ड्रम की थाप के बीच शाही बावर्ची हाथ में एक बड़ी सी थाली लेकर मेज की तरफ बढ़ा। लेकिन उस थाली में कोई लजीज पकवान नहीं था। जैसे ही ढक्कन हटा, दोनों भाइयों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। थाली में एक काले बैल का कटा हुआ खून से सना सर था। स्कॉटलैंड के इतिहास में इस काले बैल के सर का मतलब सिर्फ एक था, मौत का पैगाम। पलक झपकते ही राजा के सैनिकों ने उन दोनों बच्चों को उनकी कुर्सी से घसीटा, महल के आंगन में ले गए और बेरहमी से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पीठ में छुरा घोंपने के इस खौफनाक वाकये को इतिहास में द ब्लैक डिनर कहा जाता है। अब जरा एक और किस्सा सुनिए। 15वीं सदी के इंग्लैंड में दो बहुत ताकतवर खानदान हुआ करते थे। एक था यॉर्क परिवार, जिनका निशान था सफेद गुलाब, और दूसरा था लैंकेस्टर परिवार, जिनका निशान था लाल गुलाब। ये दोनों ही खानदान दरअसल एक ही रॉयल लीनिएज से ताल्लुक रखते थे और दोनों का दावा था कि इंग्लैंड की गद्दी पर उनका असली हक है। उस वक्त इंग्लैंड का राजा कमजोर और बीमार रहता था, जिसका फायदा उठाकर इन परिवारों के बीच सत्ता हथियाने की ऐसी अंधी दौड़ शुरू हुई जिसने पूरे देश को सिविल वॉर की आग में झोंक दिया। गद्दी का यह खूनी खेल कोई एक दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 30 साल तक चला। इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। अपनों ने अपनों की पीठ में खंजर घोंपा, पक्के वफादार रातों रात गद्दार बन गए, राजाओं को कैद में जहर दिया गया और सत्ता के लालच में छोटे राजकुमारों को टावर में जिंदा चुनवा दिया गया। इस खूनी राजनीति और साजिशों के खेल ने पूरे इंग्लैंड को लाशों के ढेर से पाट दिया। इतिहास में इसे वॉर ऑफ द रोजेस कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खबरगांव के इस वीडियो में मैं अचानक आपको यूरोप के इस खूनी इतिहास की क्लास क्यों दे रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि आज से करीब 30 साल पहले एक अमेरिकी राइटर ने यूरोप के इसी खूनी इतिहास को अपने दिमाग की भट्टी में पिघलाया। उसने यॉर्क परिवार को बना दिया स्टार्क और लैंकेस्टर को बना दिया लेनेस्टर, और स्कॉटलैंड के उस ब्लैक डिनर के धोखे को उसने एक ऐसा खौफनाक रूप दिया जिसे देखकर टीवी के सामने बैठे करोड़ों लोगों की चीख निकल गई, जिसे आज दुनिया द रेड वेडिंग के नाम से जानती है। आप बिल्कुल सही समझे। आज किस्सा के एपिसोड में कहानी सुनाई जाएगी उसी महाकाव्य की जिसे दुनिया गेम ऑफ थ्रोन्स के नाम से जानती है, और इस खूनी ब्रह्मांड को रचने वाले उस मास्टरमाइंड राइटर का नाम है जॉर्ज आर मार्टिन। जिस गेम ऑफ थ्रोन्स को हमने और आपने टीवी पर देखा, वो तो इस विशाल समंदर की सिर्फ एक बूंद भर है। आज हम इस पूरी वेस्टेरोसी दुनिया का नक्शा खोलकर इसकी गहराई नापेंगे। 700 फुट ऊंची बर्फ की दीवार के पार वाले खौफनाक सन्नाटे से लेकर समंदर पार अशाई के काले जादू तक का सफर तय करेंगे। हम उस 12,000 साल पुराने इतिहास में जाएंगे जब एक काले जादू से पहले व्हाइट वॉकर का जन्म हुआ था। हम देखेंगे कि कैसे आसमान से आग उगलते हुए 3 विशालकाय ड्रैगन्स ने पूरे वेस्टेरोस को घुटनों पर ला दिया था। हम उस दौर को समझेंगे जब एक राजा के पागलपन में
300 साल पुराने टारगेरियन साम्राज्य को राख में मिला दिया और उस गेम ऑफ थ्रोन्स की नींव रखी जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। और बात वहीं खत्म नहीं होगी। टीवी शो जहां खत्म हुआ वहां से असली ट्विस्ट शुरू होता है। हम किताबों के उन डार्क रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो शो के मेकर्स ने आपसे छुपा लिए। लेडी स्टोन हार्ट नाम की वो जिंदा लाश कौन है जो आज भी लेनिस्टर्स को फांसी पर लटका रही है? क्या किताबों में भी जॉन स्नो जिंदा हो गया है? और हाउस ऑफ द ड्रैगन में आगे वो कौन सा भयानक खून खराबा होने वाला है जो गेम ऑफ थ्रोन्स की रेड वेडिंग को भी फीका कर देगा? ये एपिसोड गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया का वो अल्टीमेट एनसाइक्लोपीडिया है जिसे देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स तक सीमित नहीं है। इस कहानी में आपको अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम से लेकर हाउस ऑफ द ड्रैगन्स तक की पूरी कहानी जानने को मिलेगी। तो जिन लोगों को लग रहा है कि हम कुछ पुरानी बात करने वाले हैं, तो उनके लिए यह जानना जरूरी है कि इस वीडियो में उन्हें वो सब जानने को मिलेगा जो अभी तक गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद के बाकी 2 शोज में दिखाया जाना बाकी है। लेकिन एक रिवीजन तो बनती है। तो पहले चैप्टर में हम इस पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने ये शो नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। तो चलिए सर्दियों से सर्दियों तक की इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। और यह किस्सा है सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का, जिसने इन तमाम किरदारों को जिंदा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वालार मोगुलिस। जॉर्ज आर मार्टिन की इस दुनिया को दी नोन वर्ल्ड कहा जाता है। इस दुनिया में मुख्य रूप से 4 महाद्वीप हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खून खराबा और राजनीति पश्चिमी महाद्वीप में हुई, जिसका नाम वेस्टेरोस है। यह वही जमीन है जहां गेम ऑफ थ्रोन्स की पूरी कहानी रची गई। आकार में यह दक्षिण अमेरिका जितना विशाल है। वेस्टेरोस के एकदम उत्तर में 700 फुट ऊंची और हजारों मील लंबी बर्फ की एक दीवार है। ये वही दीवार है जहां सीजन 1 में जॉन स्नो अपनी मर्जी से नाइट्स वॉच में शामिल होने गया था। इस दीवार के उस पार हमेशा बर्फ जमी रहती है, जहां खूंखार वाइल्डलिंग्स रहते हैं, और वहीं बर्फ के नीचे दबे हैं वो खौफनाक व्हाइट वॉकर्स जिनसे जॉन स्नो ने पूरी दुनिया को बचाने की कसम खाई थी। दीवार के दक्षिण में जो पूरा वेस्टेरोस बसा है उसे दी 7 किंगडम्स कहा जाता है। ये वो 7 अलग अलग रियासतें हैं जिन्हें मिलाकर एक पूरा देश बना है। इन 7 मूल रियासतों के नाम है द नॉर्थ, द आयरन आइलैंड्स, द वेल, द वेस्टरलैंड्स, द स्टॉर्मलैंड्स, द रीच और डॉन। द रिवरलैंड्स और द क्राउन लैंड्स भी इसी जमीन का हिस्सा है। चलिए अब नक्शे में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। इसकी शुरुआत होती है सबसे ऊपर द नॉर्थ से। यह वेस्टेरोस का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहां भयंकर ठंड पड़ती है और इसके बीचों बीच बसा है विंटरफेल का महल। यह वही जगह है जहां कहानी की शुरुआत में नेड स्टार्क अपने परिवार के साथ रहते थे। आर्या, सांसा, रॉब और ब्रैन स्टार्क का यह खानदान हमेशा वफादारी और ईमानदारी के लिए जाना गया। नॉर्थ से थोड़ा नीचे और पश्चिम की तरफ आएं तो आता है द आयरन आइलैंड्स। ये समंदर के बीच बसे हुए बंजर टापू हैं, जहां के लोग समंदर के लुटेरे हैं जो खेती नहीं करते बल्कि लूटपाट करते हैं। ये नेड स्टार्क के मुंह बोले बेटे और बाद में उन्हें धोखा देने वाले थियोन ग्रेजॉय का घर है। वहीं इसके ठीक सामने है द रिवरलैंड्स। ये नदियों का इलाका है जहां कैटलिन स्टार्क यानी नेड स्टार्क की वाइफ का मायका था। यह वेस्टेरोस का वो बदनसीब हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा जंगें लड़ी गई। इसी रिवरलैंड्स में एक जगह है द ट्विंस, जहां वो खौफनाक रेड वेडिंग हुई थी, जिसमें रॉब स्टार्क और कैटलिन स्टार्क को धोखे से मार दिया गया था। रिवरलैंड्स के पश्चिम में है द वेस्टरलैंड्स। ये पहाड़ों का इलाका है, लेकिन इन पहाड़ों में वेस्टेरोस का सबसे ज्यादा सोना दबा है। यही वजह है कि यहां राज करने वाला लेनिस्टर परिवार सबसे अमीर है। चालबाज टाइविन लेनिस्टर, जालिम सर्सी, तलवारबाज जेमी और अपने बेजोड़ डायलॉग्स के लिए मशहूर टिरियन लेनिस्टर यहीं के कास्टलरी रॉक के रहने वाले हैं। वहीं रिवरलैंड्स के पूरब में पहाड़ों के बीच बसा है द वेल। ये एक ऐसा अभेद्य किला है जिसे आज तक कोई सेना नहीं जीत पाई, क्योंकि ये पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पर बना है कि लोग कहते हैं कि ये महल बादलों के बीच बसा है।
यहीं के एक महल में वो कुख्यात मून डोर था जहां से लिटिल फिंगर पीटर बेलिश ने कैटलिन स्टार्क की बहन लाइसा को धक्का देकर नीचे खाई में गिरा दिया था। अब थोड़ा और दक्षिण की तरफ चले तो आता है द रीच। ये वेस्टरॉस का सबसे उपजाऊ और खूबसूरत इलाका है। यहां टायरेल परिवार का राज था। शो की वो तेज तर्रार और तानों से लोगों को छलनी कर देने वाली बूढ़ी औरत ओलेना टायरेल और उनकी खूबसूरत पोती मार्जेरी टायरेल का महल हाई गार्डन यहीं है। रीच के बगल में पूरब की तरफ है द स्टॉर्मलैंड्स। ये तूफानों का इलाका है और यहां राज करते हैं बेराथियंस। शो के सीजन 1 में जो राजा आयरन थ्रोन पर बैठा था, रॉबर्ट बेराथियन, वो अपने भाइयों स्टेनिस और रेनली के साथ यहीं बड़ा हुआ था। और एकदम नीचे दक्षिण में है डॉन। ये एक तपता हुआ रेगिस्तान है। यहाँ के लोग वेस्टरॉस के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। उनका रहन सहन और कपड़े अलग हैं। ये मार्टेल परिवार का इलाका है। आपको वो मशहूर किरदार ओबेरियन मार्टेल तो याद ही होगा, जिसे द वाइपर कहा जाता था और जिसकी पूरी खोपड़ी द माउंटेन ने एक लड़ाई में फोड़ दी थी। वो इस डॉन का राजकुमार था। इन 7 रियासतों को जो जगह जोड़ती है वो है द क्राउन लैंड्स, जहां राजधानी किंग्स लैंडिंग बसी है। इसी शहर के लाल किले यानी द रेड कीप में वो तलवारों से बना आयरन थ्रोन रखा है, जिसके लिए ये 7 रियासतें एक दूसरे का खून बहाती हैं। वेस्टरोस की इस खूनी राजनीति से बाहर निकलकर अगर हम नैरो सी नाम का समंदर पार करें तो पूरब में एक और महाद्वीप आता है, एसोस। ये वेस्टरोस से भी बड़ा है और यहां कोई एक राजा नहीं है। एसोस के पश्चिम तट पर 9 फ्री सिटीज बसी हैं। ये शहर बहुत अमीर है और व्यापार से चलते हैं। इन्हीं में से एक शहर है ब्रावोस। ये वही शहर है जहां आर्या स्टार्क ने चेहरे बदलने वाले हत्यारों फेसलेस मैन से ट्रेनिंग ली थी। इन शहरों से और अंदर जाएं तो हजारों मील लंबा घास का मैदान आता है, जिसे डोथराकी सी कहते हैं। यहां खूंखार घुड़सवार कबीले रहते हैं। सीजन 1 में डेनेरिस टारगेरियन की शादी जिस ताकतवर और खूंखार खाल ड्रोगो से हुई थी, वो इसी मैदान का राजा था। एसोस के दक्षिण में एक और जगह है जिसे वेलेरिया का खंडर यानी द डूम ऑफ वेलेरिया कहा जाता है। हजारों साल पहले यहां दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। टारगेरियन परिवार और ड्रैगन्स यहीं से आए थे, लेकिन एक रहस्यमयी प्राकृतिक आपदा में यह जगह रातों रात खाक हो गई। शो में जब टिरियन लेनिस्टर और जोरा मॉरमॉन्ट नाव से यहां से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें स्टोनमैन हमला करके पानी में गिरा देते हैं, जिससे जोरा को वो लाइलाज ग्रे स्केल नाम की बीमारी हो जाती है। और एसोस के एकदम सुदूर पूरब में दुनिया का सबसे डार्क इलाका है अशाई और शैडोलैंड्स। यहां सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंचती है। यहां आज भी डार्क मैजिक जिंदा है। स्टेनिस बेराथियन के दिमाग में जहर घोलने वाली और आग के देवता को मानने वाली वो रहस्यमयी रेड वुमन मेलिसेंड्रे इसी डार्क इलाके अशाई से आई थी। डेनेरिस को ड्रैगन्स के जो 3 अंडे तोहफे में मिले थे वो भी इसी शैडोलैंड से लाए गए थे। इन 2 मुख्य महाद्वीपों के अलावा नक्शे में एकदम नीचे यानी दक्षिण की तरफ सोथोरियोस नाम का महाद्वीप है। यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। किताबों के मुताबिक यहां खून चूसने वाले कीड़े, भयानक बीमारियां और आसमान में उड़ने वाले खूंखार वाइवर्न्स यानी एक तरह के डायनासोर रहते हैं। और एकदम राइट कॉर्नर में एक रहस्यमयी जगह है उल्थोस, जो एक विशाल और घना जंगल है। इसके आगे दुनिया कैसी है ये जॉर्ज आर मार्टिन ने अपनी किताब में नहीं बताया। मार्टिन की दुनिया के नक्शे को समझने के बाद अब उसका इतिहास समझ लेते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में जो कहानी दिखाई गई है वो तो बस इस इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है। इस दुनिया का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन इतिहास में गोता लगाने से पहले इस दुनिया के कैलेंडर का एक बहुत दिलचस्प फंडा समझ लीजिए। जैसे हमारी दुनिया में साल गिनने के लिए ईसा मसीह के जन्म को केंद्र मानकर बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी यानी एनो डोमिनी का इस्तेमाल होता है, ठीक वैसे ही गेम ऑफ थ्रोन्स की इस दुनिया में सालों की गिनती एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट से होती है। वेस्टरॉस के इतिहास में जो घटनाएं एगॉन टारगेरियन के आने से पहले हुई उनके आगे बीसी यानी बिफोर कॉन्क्वेस्ट लगाया जाता है, और जो घटनाएं एगॉन राजा के बनने के बाद हुई उनके आगे एसी यानी आफ्टर कॉन्क्वेस्ट लगाया जाता है। यानी गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 की कहानी जिस साल शुरू होती है वो 298 एसी है, यानी एगॉन के वेस्टरॉस जीतने के 298 साल बाद।
अब जब आपको यहाँ का कैलेंडर समझ आ गया है तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और जानते हैं ये इतिहास शुरू कहाँ से हुआ था। एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट से लगभग 12,000 साल पहले यानी करीब 12,000 बीसी में वेस्टरोस में कोई इंसान नहीं रहता था। वहां राज था चिल्ड्रंस ऑफ द फॉरेस्ट का, यानी जंगल के बच्चों का। ये कद में बहुत छोटे और जादुई जीव थे। ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे और वियरवुड नाम के सफेद पेड़ों पर चेहरे उकेरते थे। शो में विंटरफेल के अंदर लाल पत्तों वाला जो पेड़ था, जिसके सामने नेड स्टार्क और बाद में जॉन स्नो प्रे करते थे, वो वियरवुड का ही पेड़ था। इसे ही शो और किताबों में गॉड्सवुड भी कहा गया है। लेकिन फिर एक दिन समंदर पार एसोस से कुछ लोग वेस्टरोस आ पहुंचे। इन्हें इतिहास में द फर्स्ट मैन कहा गया। इन्होंने आते ही जंगल काटने शुरू कर दिए। जंगल के बच्चों और इंसानों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब इस युद्ध में जंगल के बच्चे हारने लगे और उनका वजूद खतरे में पड़ गया, तो उन्होंने इंसानों से बचने के लिए एक डार्क मैजिक किया। उन्होंने एक इंसान को पकड़ा, उसे एक वियरवुड पेड़ से बांधा और उसके सीने में ड्रैगन ग्लास का एक जादुई खंजर घोंप दिया। इसी काले जादू से जन्म हुआ दुनिया के पहले व्हाइट वॉकर का, जिसे शो में द नाइट किंग कहा गया है। जंगल के बच्चों ने इसे इंसानों को मारने के लिए एक बायोलॉजिकल हथियार की तरह बनाया था। लेकिन धीरे धीरे इंसान और जंगल के बच्चे दोनों युद्ध से थक गए और उन्होंने एक समझौता कर लिया। तय हुआ कि इंसान खुली जमीनों पर रहेंगे और जंगल के बच्चे घने जंगलों में। इंसान और जंगल के बच्चे तो दोस्त बन गए, लेकिन जंगल के बच्चों ने जो हथियार बनाया था वो अब एक टाइम बम बन चुका था। व्हाइट वॉकर्स उनके कंट्रोल से बाहर हो गए थे। करीब 8000 बीसी में वेस्टरोस में एक ऐसी सर्दी आई जो कई पीढ़ियों तक खत्म नहीं हुई। इसे इतिहास में द लॉन्ग नाइट कहा गया। इसी अंधेरी और जमा देने वाली रात में सुदूर उत्तर से ये खौफनाक व्हाइट वॉकर्स बाहर आए और उन्होंने लगभग पूरी दुनिया को खत्म कर दिया था। तब फर्स्ट मैन और जंगल के बच्चों ने मिलकर व्हाइट वॉकर्स का सामना किया और उन्हें वापस उत्तर के बर्फीले इलाके में खदेड़ दिया, ताकि वो दोबारा कभी वापस ना आ सके। इसलिए ब्रैन द बिल्डर, जो नॉर्थ में रहने वाले स्टार्क खानदान का सबसे पहला राजा था, उसने बर्फ की वो 700 फुट ऊंची दीवार बनाई और इस दीवार की रखवाली के लिए द नाइट्स वॉच की स्थापना की गई। द लॉन्ग नाइट के गुजरने के कुछ हजार साल बाद एसोस से एक और इंसानी नस्ल ने वेस्टरोस पर हमला किया। इन्हें द एंडल्स कहा गया। ये लोग गोरे, लंबे और नीली आंखों वाले थे। इनके पास लोहे के हथियार थे और ये अपने साथ एक नया धर्म लेकर आए थे, फेथ ऑफ द सेवन। आपने अक्सर शो में कहते सुना होगा, स्वेयर टू द ओल्ड गॉड्स एंड द न्यू। यही थे वो न्यू गॉड्स। एंडल्स ने पूरे वेस्टरोस पर कब्जा कर लिया और 7 रियासतों में अपना धर्म फैला दिया। लेकिन वो सिर्फ एक रियासत को नहीं जीत पाए, द नॉर्थ। इसलिए शो में आपने देखा होगा कि साउथ के लोग जैसे लेनिस्टर या टायरेल मंदिरों में 7 देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि नॉर्थ के लोग जैसे स्टार्क परिवार आज भी पुराने देवताओं यानी द ओल्ड गॉड्स और उन सफेद पेड़ों की ही पूजा करते हैं। इस दौरान दुनिया के दूसरे कोने यानी एसोस में वेलेरिया साम्राज्य अपने चरम पर था। वहां आसमान में सैकड़ों ड्रैगन्स उड़ते थे। इसी वेलेरिया में एक परिवार रहता था, टारगेरियन। एक रात टारगेरियन परिवार की एक लड़की डेनिस को एक भयानक सपना आया कि वेलेरिया जलकर राख होने वाला है। परिवार ने उसकी बात मानी और वो अपने ड्रैगन्स लेकर वेलेरिया से दूर वेस्टरोस के किनारे एक टापू पर आ बसे, जिसे ड्रैगन स्टोन कहा गया। कुछ साल बाद सच में वो रहस्यमयी तबाही आई, यानी द डूम ऑफ वेलेरिया। कहा गया कि मैजिक के गलत इस्तेमाल की वजह से वहां के ईश्वर नाराज हो गए और वेलेरिया के सारे ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े और पूरा वेलेरिया साम्राज्य खत्म हो गया। दुनिया के सारे ड्रैगन्स मारे गए, बचे तो सिर्फ टारगेरियंस और उनके 3 ड्रैगन्स। सालों तक टारगेरियंस ड्रैगन स्टोन टापू पर शांति से बैठे रहे, लेकिन फिर एंट्री हुई इस खानदान के सबसे खूंखार राजा की, एगॉन टारगेरियन। एगॉन ने वेस्टरोस की 7 रियासतों की तरफ देखा और तय किया कि वो इन सबको जीतकर एक कर देगा। एगॉन के पास बहुत बड़ी फौज नहीं थी, लेकिन उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा और खूंखार ड्रैगन था, बेलेरियन द ब्लैक ड्रेड। कहते हैं कि बेलेरियन जब आसमान में उड़ता था तो पूरे शहर पर अंधेरा छा जाता था। एगॉन के साथ उसकी 2 बहनें, जो उसकी पत्नियां भी थीं, विसेनिया और रेनीस, भी अपने अपने ड्रैगन्स पर सवार होकर वेस्टरोस को फतेह करने निकल पड़े। इसी को वेस्टरोसी हिस्ट्री में एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है।
एगॉन ने एक एक करके राजाओं को घुटनों पर ला दिया। जो नहीं झुके उन्हें वेलेरियन की आग ने राख कर दिया। एगॉन ने सातों रियासतों को मिलाकर एक देश बनाया और फिर जिन राजाओं ने एगॉन के सामने सरेंडर किया था, एगॉन ने उन सबकी हजारों तलवारों को इकट्ठा किया। वेलेरियन द ब्लैक ड्रेड ने उन तलवारों पर आग उगली और उन्हें पिघला दिया। इन्हीं पिघली हुई तलवारों से बना वेस्टेरोस का सबसे मनहूस और खूनी सिंहासन, द आयरन थ्रोन। यहां से शुरू हुआ टारगेरियंस का वो राज जो करीब 300 सालों तक चला और जिसका अंत द मैड किंग के पागलपन और रॉबर्ट बैराथियन की बगावत के साथ हुआ। एगॉन की फतेह के बाद वेस्टेरोस पर करीब 300 सालों तक टारगेरियंस का एक छत्र राज रहा। उन्होंने ड्रैगन्स के दम पर राज किया और जब उनके ड्रैगन्स खत्म हो गए तब भी आयरन थ्रोन पर उनका ही कब्जा रहा। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े साम्राज्य का अंत किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अंदरूनी दीमक से होता है। टारगेरियन साम्राज्य की वो दीमक था उनका आखिरी राजा किंग एरिस टारगेरियन द सेकेंड। द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के मुताबिक इतिहास ने इसे द मैड किंग के नाम से जाना। एरिस को लोगों को जिंदा जलाने में मजा आता था। उसका पसंदीदा हथियार था वाइल्ड फायर, यानी वो हरी आग जो पानी से भी नहीं बुझती थी। मैड किंग का सबसे बड़ा बेटा और आयरन थ्रोन का वारिस था प्रिंस रेगर टारगेरियन। रेगर बहुत हैंडसम, समझदार और एक बेहतरीन योद्धा था। रेगर की शादी डॉन की राजकुमारी एलिया मार्टेल से हुई थी। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब हेरन हॉल के एक बड़े टूर्नामेंट में रेगर ने अपनी पत्नी एलिया मार्टेल के बजाय द नॉर्थ की बेटी लियाना स्टार्क की गोद में विंटर रोज डाल दिए। लियाना नेड स्टार्क की बहन थी और उसकी सगाई स्टॉर्मलैंड्स के लॉर्ड रॉबर्ट बैराथियन से हो चुकी थी। रॉबर्ट लियाना से पागलों की तरह प्यार करता था। कुछ वक्त बाद खबर उड़ी कि रेगर ने लियाना का अपहरण कर लिया है। लियाना का बड़ा भाई ब्रेंडन स्टार्क और पिता रिकर्ड स्टार्क मैड किंग के पास इंसाफ मांगने किंग्स लैंडिंग पहुंचे। लेकिन मैड किंग के सर पर तो पागलपन सवार था। उसने इंसाफ देने की बजाय नेड स्टार्क के पिता और बड़े भाई को अपने पूरे दरबार के सामने वाइल्ड फायर से जिंदा जला दिया। इतना ही नहीं, मैड किंग ने द वेल के लॉर्ड जॉन एरन को फरमान भेजा कि वो नेड स्टार्क और रॉबर्ट बैराथियन के सर काटकर किंग्स लैंडिंग भिजवा दे, क्योंकि ये दोनों उस वक्त जॉन एरन के साथ ही पले बड़े थे। लेकिन जॉन एरन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और राजा के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। नेड स्टार्क, रॉबर्ट बैराथियन और जॉन एरन की फौजों ने मिलकर मैड किंग के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उनके साथ हाउस टली भी आ गया। इसे ही वेस्टेरोसी हिस्ट्री में रॉबर्ट्स रेबेलियन कहा जाता है। इस पूरी बगावत का सबसे बड़ा और आखिरी युद्ध ट्राइडेंट नदी के किनारे लड़ा गया। यहीं पर रॉबर्ट बैराथियन और प्रिंस रेगर टारगेरियन का आमना सामना हुआ। रॉबर्ट गुस्से से पागल था। उसके हाथ में उसका मशहूर और भारी भरकम हथौड़ा था। रॉबर्ट ने रेगर के सीने पर इतना जोरदार वार किया कि रेगर का सीना वहीं धंस गया और वो नदी में गिरकर मर गया। जब मैड किंग को पता चला कि उसका बेटा मारा गया है और रॉबर्ट की फौज किंग्स लैंडिंग की तरफ बढ़ रही है, तो उसने पूरे किंग्स लैंडिंग शहर को वाइल्ड फायर से उड़ाने का ऑर्डर दे दिया। ऐसे मौके पर मैड किंग के पुराने दोस्त और हैंड ऑफ द किंग रहे टाइविन लैनिस्टर ने बाजी पलट दी। टाइविन ने अपनी फौज को किंग्स लैंडिंग में घुसाया और वहां भयंकर कत्लेआम मचा दिया। एलिया मार्टेल और उसके छोटे छोटे बच्चों को भी बड़ी बेरहमी से मार डाला गया। और इधर रेड कीप के अंदर राजा की हिफाजत करने वाले किंग्स गार्ड के ही एक मेंबर जेमी लैनिस्टर ने शहर को आग से बचाने के लिए अपनी तलवार अपने ही राजा यानी मैड किंग की पीठ में घोंप दी। मैड किंग मारा गया और यहीं से जेमी लैनिस्टर के माथे पर किंग्सलेयर यानी राजा को मारने वाले का कलंक लग गया। उधर जंग जीतने के बाद नेड स्टार्क अपनी बहन लियाना को ढूंढते हुए डॉन के टावर ऑफ जॉय पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लियाना खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी थी। मरते मरते उसने नेड स्टार्क के हाथ में एक बच्चा सौंपा और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, प्रॉमिस मी नेड। यह बच्चा मैड किंग के बेटे रेगर टारगेरियन और नेड स्टार्क की बहन लियाना स्टार्क का था। लियाना जानती थी कि अगर रॉबर्ट बैराथियन को पता चला कि यह रेगर का खून है तो वो इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी बहन से किए वादे को निभाने के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर नेड स्टार्क ने अपनी ही पत्नी कैटलिन स्टार्क से झूठ बोला। उसने उस बच्चे को अपना नाजायज बेटा यानी बास्टर्ड बताया और उसका नाम रखा जॉन स्नो।
इसके बाद रॉबर्ट बराथियन ने आयरन थ्रोन पर कब्जा कर लिया। लेनिस्टर्स को खुश करने और अपना कर्ज उतारने के लिए रॉबर्ट ने टाइवन लेनिस्टर की बेटी सर्सी लेनिस्टर से शादी कर ली। उधर टारगेरियन खानदान के सिर्फ 2 छोटे बच्चे वेसेरिस और डेनेरिस किसी तरह रात के अंधेरे में समंदर पार एसोस भागने में कामयाब रहे और यहीं से ठीक 17 साल बाद शुरू होती है गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 की कहानी, जब विंटरफेल में नेड स्टार्क के पास किंग्स लैंडिंग से एक खत आता है कि हैंड ऑफ द किंग जॉन एरन की एक रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई है और राजा रॉबर्ट बराथियन अपनी पूरी फौज और परिवार के साथ नेड स्टार्क से मिलने विंटरफेल आ रहा है। गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 की शुरुआत होती है एक खत और एक हत्या के साथ। राजा रॉबर्ट बराथियन अपने पुराने दोस्त नेड स्टार्क को किंग्स लैंडिंग बुलाता है ताकि वो हैंड्स ऑफ द किंग यानी राजा का सलाहकार बन सके। नेड स्टार्क पूरे वेस्टेरोस में अपनी ईमानदारी और उसूलों के लिए जाना जाता है, लेकिन किंग्स लैंडिंग उसूलों से नहीं बल्कि साजिशों से चलती है। यहां नेड का सामना होता है वेस्टेरोस के सबसे अमीर और चालाक खानदान से, दी लेनिस्टर्स। क्वीन सर्सी लेनिस्टर जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसका जुड़वा भाई जेमी लेनिस्टर जो 7 किंगडम्स का सबसे बेहतरीन तलवारबाज है और इतना हैंडसम है कि लड़कियां उसका साथ पाने के लिए मरी जाती हैं। और इन दोनों का छोटा भाई है टिरियन लेनिस्टर जो कद में बौना जरूर है, लेकिन दिमाग के मामले में वेस्टेरोस में उसका कोई सानी नहीं। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नेड स्टार्क किंग्स लैंडिंग जाकर एक ऐसा राज खोज निकालता है जो लेनिस्टर्स की नींव हिला सकता था। राज ये था कि रानी सर्सी के तीनों बच्चे जॉफ्री, मार्सेला और टॉमेन राजा रॉबर्ट के नहीं बल्कि खुद सर्सी के सगे भाई जेमी लेनिस्टर के हैं। लेकिन उसूलों का प्यारा नेड ये बात दुनिया को बताने से पहले सर्सी को बताता है और कहता है कि वो किंग्स लैंडिंग छोड़कर चली जाए। इसी बीच एक शिकार के दौरान रहस्यमयी तरीके से किंग रॉबर्ट की मौत हो जाती है और सर्सी नेड को गिरफ्तार करवा देती है। किंग रॉबर्ट की मौत के बाद सर्सी अपने बड़े बेटे जॉफ्री को आयरन थ्रोन पर बिठा देती है। जॉफ्री सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि एक क्रूर और साइको तानाशाह है जिसे लोगों को तड़पाने में मजा आता है। जॉफ्री नेड स्टार्क पर गद्दारी का इल्जाम लगाता है और सीजन 1 के 9वें एपिसोड में सबके सामने नेड स्टार्क का सर कलम कर दिया जाता है। नेड स्टार्क की मौत पूरे वेस्टेरोस में आग लगा देती है। नेड का बड़ा बेटा रॉब स्टार्क, जिसे द यंग वुल्फ कहा गया, वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए नॉर्थ की फौज लेकर किंग्स लैंडिंग की तरफ कूच कर देता है। उधर रॉबर्ट के दोनों भाई स्टेनिस और रेनली भी खुद को असली राजा बताते हुए बगावत कर देते हैं। वेस्टेरोस जंग के मैदान में बदल जाता है। रॉब स्टार्क युद्ध के मैदान में तो हर जंग जीतता है, लेकिन वो पॉलिटिक्स हार जाता है। रॉब एक वादा तोड़कर अपनी मर्जी से शादी कर लेता है। इसी का फायदा उठाकर लेनिस्टर्स पीछे से साजिश रचते हैं। सीजन 3 के सबसे खौफनाक एपिसोड दी रेड वेडिंग में रॉब स्टार्क, उसकी प्रेग्नेंट पत्नी टालिसा और मां कैटलिन स्टार्क को एक शादी की दावत में धोखे से बड़ी बेरहमी से काट डाला जाता है, जिसके बाद स्टार्क खानदान पूरी तरह बिखर जाता है। इधर साउथ में राजा लोग एक गद्दी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन असली खतरे इस काल्पनिक दुनिया के 2 छोरों पर पनप रहे थे। नॉर्थ में नेड स्टार्क का नाजायज बेटा जॉन स्नो वॉल पर है। जॉन स्नो अपने पिता की तरह ईमानदार और बहादुर है। उसे दीवार के पार जाकर एहसास होता है कि असल दुश्मन कोई राजा या रियासत नहीं बल्कि वो वाइट वॉकर्स हैं जो मुर्दों की एक विशाल फौज लेकर इंसानों को खत्म करने आ रहे हैं। इसी को कहा गया विंटर्स आर कमिंग। और दूसरी तरफ समंदर पार एसोस में है डेनेरिस टारगेरियन। सीजन 1 में वो सिर्फ एक डरी हुई लड़की थी जिसे उसके लालची भाई ने डोथराकी कबीले के खूंखार सरदार खाल ड्रोगो को बेच दिया था। लेकिन ड्रोगो की मौत के बाद डेनेरिस आग में घुसती है और अपने साथ 3 जिंदा ड्रैगन्स लेकर बाहर आती है। इसके बाद वो एक एक करके एसोस के शहरों को जीतती है, अनसलिड नाम के खतरनाक सैनिकों की फौज बनाती है और मदर ऑफ ड्रैगन्स बनकर अपने पिता का आयरन थ्रोन वापस लेने के लिए वेस्टेरोस की तरफ निकल पड़ती है। इधर किंग्स लैंडिंग में समय के साथ राजनीति और भी गंदी हो जाती है। जॉफ्री को उसी की शादी में जहर देकर मार दिया जाता है। सर्सी सत्ता बचाने के लिए इतनी पागल हो जाती है कि वो किंग्स लैंडिंग के सबसे बड़े मंदिर सेप्ट ऑफ बेलोर को ही वाइल्ड फायर से उड़ा देती है, जिसमें उसके सारे दुश्मन एक झटके में मारे जाते हैं।
इधर नॉर्थ में स्टार्क खानदान के बचे हुए बच्चे वापसी करते हैं। नेड की बेटी सांसा स्टार्क, जो सालों तक दुश्मनों के बीच रहकर राजनीति की माहिर खिलाड़ी बन चुकी है, और छोटी बेटी आर्या स्टार्क, जो चेहरे बदलकर हत्याएं करने वाली एक खूंखार कातिल बन चुकी है। जॉन स्नो और सांसा मिलकर बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स में क्रूर रामजे बोल्टन को हराते हैं और अपना घर विंटरफेल वापस छीन लेते हैं। सीजन 7 और 8 में कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। डेनेरिस अपनी फौज और ड्रैगन्स के साथ वेस्टेरोस आ जाती है। जॉन स्नो और डेनेरिस एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये दोनों मिलकर नाइट किंग और उसकी मुर्दा फौज का सामना करते हैं। विंटरफेल की उस खौफनाक रात में आर्या स्टार्क अपनी जादुई छलांग से नाइट किंग के सीने में वेलेरियन स्टील का खंजर घोंप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और साथ ही व्हाइट वॉकर्स की पूरी आर्मी भी तबाह हो जाती है और इस तरह वो दुनिया को व्हाइट वॉकर्स के खतरे से बचा लेती है। लेकिन कहानी का सबसे डार्क ट्विस्ट अभी बाकी था। जब डेनेरिस सर्सी से आयरन थ्रोन छीनने किंग्स लैंडिंग पहुंचती है, तो अपने करीबियों को खोने के गम और सत्ता की भूख में वो बिल्कुल अपने पिता द मैड किंग की तरह पागल हो जाती है। वो शहर के सरेंडर करने के बावजूद अपने ड्रैगन से पूरे किंग्स लैंडिंग और वहां के लाखों बेगुनाह औरतों और बच्चों को जिंदा जला देती है। वेस्टेरोस को एक नए तानाशाह से बचाने के लिए जॉन स्नो भारी मन से अपनी ही प्रेमिका डेनेरिस टारगेरियन के सीने में खंजर उतार देता है। डेनेरिस की मौत के साथ ही टारगेरियन साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सजा के तौर पर जॉन स्नो को वापस द वॉल भेज दिया जाता है। सांसा स्टार्क द नॉर्थ की महारानी बन जाती है और नेड स्टार्क का सबसे छोटा बेटा ब्रैन स्टार्क, जिसके पास वेस्टेरोस का सारा इतिहास और भविष्य देखने की जादुई शक्ति है, उसे वेस्टेरोस का नया राजा ब्रैन द ब्रोकन चुन लिया जाता है। अब टीवी शो की कहानी तो ब्रैन स्टार्क के राजा बनने के बाद खत्म हो गई, लेकिन जॉर्ज आर मार्टिन की किताबों की सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की कहानी अभी भी अधूरी है। मार्टिन ने अब तक सिर्फ 5 किताबें लिखी हैं और आखिरी 2 किताबें द विंड्स ऑफ विंटर और अ ड्रीम ऑफ स्प्रिंग अभी आनी बाकी हैं। यहीं से आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। टीवी शो के मेकर्स डेविड बेनियोफ और डीबी वाइस ने सीजन 5 के बाद किताबों की कहानी से अपना रास्ता पूरी तरह अलग कर लिया था। किताबों में कई ऐसे खूंखार किरदार और प्लॉट्स हैं जो टीवी शो में कभी दिखाए ही नहीं गए। अब जो ये प्लॉट्स हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपको तभी समझ आएंगे अगर आपने ये शो देखा होगा। मसलन लेडी स्टोन हार्ट की कहानी। टीवी शो में रेड वेडिंग में कैटलिन स्टार्क की गला रेतकर हत्या कर दी जाती है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन किताबों में कैटलिन की लाश को नदी में फेंक दिया जाता है। कुछ दिनों बाद ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स नाम का गुट उसे ढूंढता है। गुट का लीडर जादू से अपनी जान देकर कैटलिन को जिंदा कर देता है, लेकिन कैटलिन अब वो ममतामयी मां नहीं रही। उसका गला कटा हुआ है, वो बोल नहीं सकती और उसके दिल में सिर्फ नफरत है। उसे अब लेडी स्टोन हार्ट कहा जाता है। उसका सिर्फ एक मकसद है, लेनिस्टर्स और फ्रे खानदान के हर आदमी को फांसी पर लटकाना। इसके साथ ही शो में बताया गया कि जॉन स्नो ही रेगर टारगेरियन का असली बेटा एगॉन है, लेकिन किताबों में लॉर्ड वेरिस दावा करता है कि मैड किंग की मौत के वक्त जिस बच्चे को मारा गया था, उसने उस बच्चे को मरने से पहले ही बदल दिया था। असली एगॉन टारगेरियन को वो समंदर पार ले गया था। किताबों में एगॉन टारगेरियन, जिसे यंग ग्रिफ कहा जाता है, वो अभी जिंदा है और वो अपनी फौज लेकर वेस्टेरोस पर हमला कर चुका है। शो में यूरोन ग्रेजॉय यानी थियोन का चाचा एक समुद्री लुटेरा दिखाया गया है जो सर्सी से शादी करने के लिए गंदे गंदे जोक्स मारता है। लेकिन किताबों में यूरोन वेस्टेरोस का सबसे खतरनाक विलन है। वो काला जादू जानता है। उसके पास एक जादुई हॉर्न ड्रैगन बाइटर है जिसे बजाने वाला जलकर मर जाता है, लेकिन उससे ड्रैगन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। किताब में वो राजा नहीं बल्कि एक भगवान बनना चाहता है। टीवी शो में दिखाया गया कि लिटिल फिंगर पीटर बेलिश सांसा की शादी साइको रामजे बोल्टन से करवा देता है, लेकिन असल में किताबों में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। किताब में सांसा स्टार्क अभी भी द वेल में लिटिल फिंगर के साथ है। रामजे बोल्टन की शादी जिस लड़की से होती है वो असल में आर्या स्टार्क की बचपन की दोस्त जेन पूल है। लेनिस्टर्स ने दुनिया को धोखा देने के लिए उस आम लड़की को आर्या स्टार्क बताकर विंटरफेल भेज दिया था।
इसके अलावा शो में डॉन की कहानी को सबसे ज्यादा बर्बाद किया गया। दिखाया गया कि प्रिंस ओबेरियन मार्टेल की मौत के बाद उसकी प्रेमिका उसके भाई यानी डॉन के राजा डोरान मार्टेल को मार देती है। किताबों में डोरान मार्टेल कोई कमजोर राजा नहीं है, बल्कि वो वेस्टेरोस का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। वो पिछले 17 सालों से शांति का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो टारगेरियंस को वापस गद्दी पर बैठाने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान बना रहा था। साल 2019 में गेम ऑफ थ्रोन्स का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, लेकिन शो का अंत देखकर करोड़ों फैंस का दिल टूट गया। लोगों के मन में इतने सवाल थे जिनका जवाब शो के मेकर्स ने कभी दिया ही नहीं। तो चलिए जॉर्ज आर मार्टिन की किताबों और उनकी थियरीज के जरिए उन बड़े सवालों के जवाब तलाशते हैं। सबसे बड़ा सवाल, अजोर अहाय कौन था? पूरे शो में रेड वुमेन मेलिसेंड्रे एक भविष्यवाणी गाती रहती है, द प्रिंस दैट वॉज प्रोमिस्ड, यानी एक ऐसा मसीहा जो आग से पैदा होगा, जिसके हाथ में एक जलती हुई जादुई तलवार लाइट ब्रिंगर होगी और जो दुनिया को व्हाइट वॉकर से बचाएगा। शो के दौरान सबको लगा कि यह मसीहा जॉन स्नो है, फिर लगा कि डेनेरिस है, लेकिन ऐन मौके पर आर्या स्टार्क ने हवा में उड़कर नाइट किंग को मार दिया। फैंस ने सर पकड़ लिया कि अगर आर्या को ही दुनिया बचानी थी तो जॉन स्नो के मसीहा होने का इतना बिल्डअप क्यों किया गया? किताबों में यह भविष्यवाणी बहुत गहरी है। मार्टिन की दुनिया में कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती। किताबों के फैंस आज भी मानते हैं कि आर्या स्टार्क का नाइट किंग को मारना सिर्फ टीवी शो का एक शॉक वैल्यू स्टंट था। किताबों में व्हाइट वॉकर से असली जंग जॉन स्नो या डेनेरिस ही लड़ेंगे, क्योंकि वही इस भविष्यवाणी में एकदम सटीक बैठते हैं। यानी यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि जो कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स में खत्म हो चुकी है कि व्हाइट वॉकर्स मारा गया है, वो किताबों में अभी भी जिंदा है और उसका सामना जॉन स्नो से होना अभी बाकी है। यानी विंटर्स आर कमिंग अभी आना बाकी है। अगला सीक्रेट, किताबों में द नाइट किंग है ही नहीं। यह सुनकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन टीवी शो में जो नीली आंखों और बर्फ के सींगों वाला द नाइट किंग दिखाया गया था, वो जॉर्ज आर मार्टिन की किताबों में है ही नहीं। किताबों में व्हाइट वॉकर्स का कोई एक बॉस नहीं है। मार्टिन ने उन्हें इंसानों की तरह ही एक अलग और खौफनाक बर्फीली प्रजाति दी अदर्स के तौर पर लिखा है। किताबों के इतिहास में नाइट्स किंग नाम का एक किरदार जरूर है, लेकिन वो कोई बर्फ का दानव नहीं है। वो हजारों साल पहले दी नाइट वॉच का 13वां लॉर्ड कमांडर था, जिसे एक व्हाइट वॉकर औरत से प्यार हो गया था। यानी टीवी शो ने अपनी सहूलियत के लिए एक मेन विलन खुद ही क्रिएट कर लिया था। कई लोग जिन्होंने सिर्फ शो देखा है और मार्टिन की किताब नहीं पढ़ी है, उनके जहन में यह सवाल उठता है कि किताबों में अभी जॉन स्नो कहां है? जॉर्ज आर मार्टिन की 2011 में आई आखिरी किताब अ डांस विद ड्रैगन्स के बिल्कुल अंत में जॉन स्नो को उसके ही साथियों ने नाइट वॉक में चाकू मार दिए थे। जी हां, किताबों की टाइमलाइन में जॉन स्नो अभी भी मरा हुआ है। वो खून से लथपथ बर्फ पर पड़ा है और फैंस पिछले 15 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि अगली किताब द विंड्स ऑफ विंटर आए तो जॉन स्नो अपनी आंखें खोले। क्या किताबों का अंत भी टीवी शो जैसा ही होगा? ये वो सवाल है जो हर कोई पूछता है। क्या किताबों में भी डेनेरिस मैड क्वीन बनेगी? क्या ब्रैन स्टार्क ही वेस्टेरोस का राजा बनेगा? जॉर्ज आर मार्टिन ने खुद एक इंटरव्यू में इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था हां और ना। मार्टिन ने शो के मेकर्स को बहुत पहले ही बता दिया था कि कहानी की मेन एंडिंग क्या होगी। इसलिए ब्रैन स्टार्क का राजा बनना और डेनेरिस का पागल होना किताबों में भी हो सकता है, लेकिन बड़ा फर्क सफर का होगा। शो में डेनेरिस सिर्फ 2 एपिसोड में रातों रात पागल हो गई, जो लोगों को हजम नहीं हुआ। किताबों में ये एक बहुत स्लो, इमोशनल और दर्दनाक सफर होगा। इसी तरह ब्रैन स्टार्क का राजा बनना किताबों में सिर्फ टिरियन का एक भाषण देकर नहीं होगा, बल्कि ब्रैन अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की राजनीति को पलट सकता है। किताबों का अंत जल्दबाजी वाला नहीं, बल्कि एकदम डार्क और लॉजिकल होगा। अब आते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की दूसरी किश्त हाउस ऑफ द ड्रैगन्स पर, जिसका तीसरा सीजन फिलहाल जियो हॉटस्टार पर चल रहा है। गेम ऑफ थ्रोन्स के मुख्य शो का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन जॉर्ज आर मार्टिन और मेकर्स ने इस खूनी ब्रह्मांड को वहीं रुकने नहीं दिया।
वेस्टेरोस के इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं जिन पर नए शोज बनाए जा रहे हैं ताकि दर्शक इस दुनिया के अतीत को करीब से समझ सके। इन्हीं में से दो सबसे बड़े स्पिन ऑफ शोज हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन्स और अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। चलिए समझते हैं कि ये शोज गेम ऑफ थ्रोन्स की मुख्य टाइमलाइन में कहां फिट बैठते हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन शो गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी से लगभग 200 साल पहले के दौर में सेट किया गया है। यह वो दौर था जब वेस्टेरोस पर टारगेरियन डायनेस्टी रूल करती थी और आसमान में दर्जनों खूंखार ड्रैगन्स एक साथ उड़ते थे। इस कहानी का मेन प्लॉट है डांस ऑफ द ड्रैगन्स। किंग वेसेरिस के मरने के बाद सत्ता के लिए उसका ही परिवार दो फाड़ हो जाता है। एक तरफ है राजा की घोषित वारिस और उसकी बेटी रेनेरा टारगेरियन यानी द ब्लैक्स, और दूसरी तरफ है राजा की दूसरी पत्नी एलिसेंट हाईटावर, जिसने धोखे से अपने बेटे एगॉन द सेकंड को गद्दी पर बैठा दिया है और द ग्रीन्स का हिस्सा है। अब जिन लोगों ने यह शो देखा होगा उन्हें लगेगा कि एलिसेंट ने कोई धोखा नहीं दिया था, बल्कि किंग वेसेरिस ने मरते वक्त एलिसेंट के बड़े बेटे एगॉन का नाम लिया था। लेकिन अगर आप जॉर्ज आर मार्टिन की किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि असल में किंग वेसेरिस मरते वक्त एगॉन द कॉन्करर यानी अपने पूर्वज का सपना देख रहा था और उसी का नाम पुकार रहा था, ना कि अपने बेटे को राजा बनाने की बात कर रहा था। लेकिन एलिसेंट ने अपनी सहूलियत के हिसाब से सच को पलट दिया। टीवी शो में अभी सिविल वॉर की शुरुआत हुई है, लेकिन किताबों के इतिहास में जो आगे होने वाला है वो गेम ऑफ थ्रोन्स की रेड वेडिंग से भी ज्यादा क्रूर है। अगर आपको स्पॉइलर से डर नहीं लगता तो सुनिए इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। रानी एलिसेंट की मासूम बेटी हेलेना टारगेरियन की कहानी सबसे ज्यादा रुलाने वाली है। इस युद्ध के दौरान रेनेरा का पति डेमन टारगेरियन बदला लेने के लिए किंग्स लैंडिंग में दो हत्यारे ब्लड एंड चीज को भेजता है। ये हत्यारे हेलेना के सामने उसके एक मासूम बेटे की गर्दन काट देते हैं। इस सदमे से हेलेना पागल हो जाती है। वो महीनों तक खुद को एक कमरे में कैद रखती है और एक दिन डिप्रेशन में आकर रेड कीप की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। लेकिन मरने से पहले वो एमंड को बताती है कि वो मारा जाएगा। वहीं पूरी वेस्टेरोसी हिस्ट्री की सबसे खौफनाक और सिनेमैटिक लड़ाई गॉड्स आई नाम की एक झील के ऊपर लड़ी जाती है। एक तरफ रेनेरा का पति डेमन टारगेरियन अपने ड्रैगन करेक्सिस पर होता है और दूसरी तरफ एलिसेंट का खूंखार बेटा एमन टारगेरियन दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन वेगार पर। आसमान में दोनों ड्रैगन्स एक दूसरे को चीर रहे होते हैं। तभी अचानक डेमन अपने ड्रैगन से छलांग लगाता है, हवा में उड़ते हुए एमंड के ड्रैगन पर गिरता है और अपनी मशहूर तलवार डार्क सिस्टर सीधे एमंड की उसी आंख में घूम देता है जहां उसने नीलम का पत्थर लगा रखा था। दोनों ड्रैगन्स अपने सवारों के साथ उस गहरी झील में गिर जाते हैं और कोई जिंदा नहीं बचता। अब अगर आप सोच रहे हैं कि रेनेरा ये जंग जीत जाएगी तो आप गलत हैं। राजा एगॉन दी सेकंड रेनेरा को पकड़ लेता है और रेनेरा के ही छोटे से बेटे के सामने अपने घायल ड्रैगन सनफायर को आदेश देता है कि वो रेनेरा को जिंदा खा जाए। डांस ऑफ द ड्रैगन्स ने ना सिर्फ टारगेरियन डायनेस्टी को भीतर से खोखला कर दिया, बल्कि इसी जंग में वेस्टेरोस के सारे बड़े बड़े ड्रैगन्स भी मारे गए। यहां से ड्रैगन्स खत्म हो गए, जिनकी वापसी 200 साल बाद डेनेरिस टारगेरियन के साथ हुई, जो आपने गेम ऑफ द थ्रोन्स में देखी है। अब आखिर में आते हैं इसी सीरीज के तीसरे शो अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स पर, जहां हाउस ऑफ द ड्रैगन में बहुत खून खराबा है। वहीं इससे पहले आया शो अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाएगा। यह कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स से लगभग 100 साल पहले सेट है। इसमें कोई राजा, कोई बड़ा युद्ध या ड्रैगन्स नहीं है। यह एक बहुत ही ग्राउंडेड और दिलचस्प कहानी है। कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, सर डंकन द टॉल, जो एक लंबा चौड़ा लेकिन सीधा साधा नाइट है, और उसके साथ है उसका छोटा साथी एग। इसमें ट्विस्ट यह है कि यह छोटा बच्चा एग असल में कोई आम लड़का नहीं, बल्कि टारगेरियन खानदान का राजकुमार एगॉन टारगेरियन द फिफ्थ है, जो महलों की राजनीति से दूर आम जनता का दुख दर्द समझने के लिए अपनी पहचान छुपाकर डंक के साथ पूरे वेस्टेरोस में घूम रहा है। यही बच्चा आगे चलकर वेस्टेरोस का राजा बनता है। लेकिन जॉर्ज आर मार्टिन की दुनिया है तो अंत यहां भी ट्रेजिक है। राजा बनने के बाद एक दिन ये एगॉन ड्रैगन एक्स से ड्रैगन निकालने की कोशिश में एक काला जादू करता है,
जिसकी वजह से समर हॉल के महल में भयंकर आग लग जाती है और एगॉन, उसका परिवार और उसका सबसे अच्छा दोस्त सर डंकन द टॉल सब उसी आग में जिंदा जलकर खाक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जॉर्ज आर मार्टिन के दिमाग की उपजी वो विशाल दुनिया जिसे हम गेम ऑफ थ्रोन्स कहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां राजा है, प्रजा है, युद्ध है, राजनीति है, धर्म है और है अपनी एक भाषा, वेलेरियन। सोचिए, एक इंसान ने किताब लिखी, कहानियां लिखी और उसमें एक अलग भाषा भी गढ़ दी। यहां कोई भी किरदार पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं है। यहां एक छोटी सी गलती राजा की गर्दन उड़वा देती है और एक सही चाल एक नौसिखिए को राजा बना देती है। वेस्टेरोस के नक्शे से लेकर ड्रैगन्स के खत्म होने से फिर लौट आने तक का यह पूरा इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सत्ता, लालच और इंसानी फितरत का वो आईना है जिसमें हर दौर की सच्चाई नजर आती है। गेम ऑफ थ्रोन्स की यह गाथा कभी खत्म नहीं होती, यह बस अलग अलग किरदारों के साथ अपना रूप बदलती रहती है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार ने गेम ऑफ थ्रोन्स देख रखा है तो उससे यह वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जीओटी देखा तो जरूर लेकिन पूरी तरह समझा नहीं। लेकिन इस एक वीडियो के बाद सब पानी की तरह साफ हो जाएगा। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट बाकी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस्सा के इस एपिसोड को लिखा था मेरे साथी मयंक ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अयान ने। बाकी किस्सा के इस एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। और जाते जाते वलार दुहाइरिस।